नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। आज की हुंकार का आगाज कर रही हूं। आज से 20 महीने बाद देश सबसे बड़ा चुनाव देखने वाला है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव। प्रधानमंत्री मोदी ने कोच्चि में आईएनएस विक्रांत की कमीशन के मौके पर वो कुछ और कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे थे और तब बीजेपी के कुछ बड़े ग्रुप को, बड़े बड़े जो कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे, उस बड़े ग्रुप में संबोधित करते हुए मानो 2024 का एजेंडा सेट कर दिया। हाल ही में आपने देखा होगा, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, वो देश की राजधानी दिल्ली हो, झारखंड हो, बिहार हो, ईडी, आईटी, सीबीआई के बहुत सारे ताबड़तोड़ छापे पड़े हैं। मंत्री से लेकर संतरी तक के घर को खंगाला गया है। मुद्दा आप समझ गए, भ्रष्टाचार का है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बगैर भ्रष्टाचार खत्म किए ना तो विकास हो सकता है, ना गरीबों का कल्याण हो सकता है, ना देश की सुरक्षा हो सकती है, ना ही देश का भविष्य संवर सकता है। देश के कई हिस्सों में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम जारी है और विपक्ष इसे डराने की कोशिश बता रहा है। और यही वजह है कि आप देखिए, विपक्ष की तमाम पार्टियां इस मसले पर एकजुट है और एकजुटता दिखाने की कोशिश भी हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी एकजुटता को लेकर एक लाइन दी है, वो ये कि भ्रष्टाचार पर एक्शन हो रहा है तो मेरे खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ पॉलिटिकल पोलराइजेशन शुरू हो गया है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माधव आनंद जी आज यहाँ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। शक्ति यादव जी प्रवक्ता हैं आरजेडी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद जफर इस्लाम प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय निरुपम साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अरसे बाद हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और प्रदीप सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले माधव आनंद जी, शुरुआत आपसे करने वाली हूँ। आपके यहाँ तो कहा जा रहा है सीएम छोड़िए पीएम की लड़ाई होगी, बड़े बड़े पोस्टर लगाए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि आप सब पॉलिटिकल पोलराइजेशन कर रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। रुबिका जी देखिए, आगाज हुआ है, बदलाव भी होगा, यही नारा हम लोगों ने दिया है। और जहां तक आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी की बातों पे, भ्रष्टाचारियों को कौन बचाने का काम कर रहा है? हम लोग तो नहीं बचा रहे हैं। हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार, आदरणीय नीतीश कुमार जी करप्शन पे तो जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं। ये बीजेपी की बौखलाहट है, क्योंकि उनको अच्छी तरह पता है कि अगर प्रधानमंत्री का रास्ता कहीं से तय होता है तो वो बिहार से ही तय होता है। तो निश्चित रूप से एक तरफ बीजेपी बिहार में और एक तरफ सारी विपक्षी पार्टियां, बीजेपी अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है और उसको पता है कि अकेले वो चुनाव में कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस तरह की अकेले चुनाव में नीतीश कुमार कब क्या कुछ कर पाए? देखिए, नीतीश जी ने कब कहा कि मैं अकेले पूरे देश में चुनाव लड़ लूंगा? क्या हम लोगों ने ऐसा कहा? नहीं, मैं तो कह रही हूँ बिहार में अकेले क्या कुछ कर पाएंगे? आदरणीय नीतीश कुमार जी तो सबसे बड़े नेता हैं, यही कारण पूरा विपक्ष एक साथ नेता हैं। पर मुझे एक आप मौका बता दीजिए जब खुद के दम पर वो बन गए हो चीफ मिनिस्टर बिहार के। देखिए बिहार का तो कौन सा बीजेपी अकेले कभी सरकार बना ली है? देखिए बिहार का जो समीकरण है उस समीकरण, आप तो जेडीयू से है ना? नहीं, मैं बता रहा हूं, जफर इस्लाम से तो उनका सवाल मैं बता रहा हूं ना। ये जो आप बहुत बड़ा सपना देख रहे हैं, उस सपने का कुछ तो आधार सपना होगा तो ना? एक है हम लोग का, क्या बीजेपी मुक्त भारत। बीजेपी जिस तरह बीजेपी नारा दी ना कि सिर्फ पूरे भारतवर्ष में एक पार्टी जिंदा रहेगी बीजेपी और सारी पार्टियां समाप्त हो जाएगी, पूरे देश को सिंगल पार्टी सिस्टम में लाना चाहते हैं। और भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में अगर किसी नेता की ऐसी सोच हो कि सिर्फ बीजेपी अकेली पार्टी रह जाएगी, सारी पार्टियां समाप्त हो जाए, तो सिंगल पार्टी सिस्टम भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए एकदम उपयुक्त नहीं है। इसीलिए लड़ाई तो यहाँ विचारधारा की लड़ाई है। विचारधारा की लड़ाई आपकी 3 महीने पहले कुछ और थी, फिर विचारधारा की लड़ाई 3 महीने बाद आपकी कुछ और होगी। ये विचारधारा है या ये कुर्सी वाला नारा है? देखिए, कुर्सी का अगर नारा रहता तो वहां तो बीजेपी के भी साथ हम लोग थे। बीजेपी कौन सी कुर्सी छीन रही थी? बीजेपी कौन सी कुर्सी छीन रही थी? आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सब लोग काम कर रहे थे। आप लोग तो कोई कुर्सी नहीं छीन रहे थे ना, लेकिन उसके बावजूद फैसला लिया ना, और वो ये कह रहे हैं कि अब हम पूरी तरीके से तैयार है। डरी हुई बीजेपी है, क्योंकि एक तरफ पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है और दूसरी तरफ आप अकेले हैं। करेंगे क्या? देखिए, मुझे मजबूरन इस गाने के साथ स्टार्ट करना पड़ रहा है, जो 1957 में एक फिल्म प्यासा, जैसे नीतीश कुमार जी आज प्यासे दिख रहे हैं जो सत्ता के लिए, वो प्यासा एक फिल्म थी, उसका गाना था, जाने वो कौन लोग थे जिनको वोटरों का प्यार मिला, हमने मांगा था जीत, हमें हार ही हार मिला। तो उसका आगे बहुत सी थी, उससे दर्शाता है कि इनकी जो सोच है ना, वो साफ जो है बंगारी लाल के हसीन सपने। भाई आप देश के सर्वे देख लीजिए, हज़ारों सर्वे होते हैं, अलग अलग एजेंसियां करती हैं,
सब अपने अपने हिसाब से करते हैं, किसी का पता नहीं होता। लेकिन एक चीज बिल्कुल साफ पता होता है कि अगर देश की जनता अगर किसी एक आदमी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी है। उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो सबसे आगे है, बीजेपी का जनाधार सबसे आगे है। आप हमारे कंधे पर बंदूक रख के बराबर चलाते हैं, हमारे कंधे में बैठ के आप जो है रास्ता पार करते हैं। आज आपको भी एहसास हो जाएगा 115 से 45 से आगे हैं, और उसके बाद और भी पैदल हो जाएंगे जल्दी। आप देखिए, आने दीजिए, जब मौका जब आने दीजिए 2024 का, आपको अपनी जफर इस्लाम साहब, जो पार्टी में जो लोग हैं आपको बिहार से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आप 2024 याद दिला रहे हैं, बैठे बैठे आपको बिहार से बाहर का रास्ता दिखा दिया इन लोगों ने। अच्छी खासी सत्ता थी वो आपसे छीन ली है। अब समझिए ना, यहाँ खेला कौन किसके साथ कर गया, मुझे जवाब दीजिएगा। मोदी के खिलाफ क्या पोलराइजेशन हो रहा है, और ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि में किया है। उन्होंने कहा मैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी सरकार काम कर रही है, और जिन जिन भ्रष्टाचारियों के कोट अनकोट काम कर रही है वो सब एकजुट हो गए हैं। सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। संजय निरुपम जी, क्या आप इसे पॉलिटिकल पोलराइजेशन मानते हैं? भ्रष्टाचार की लड़ाई के खिलाफ सारे भ्रष्टाचारी एकजुट हो गए हैं, सीधा आरोप प्रधानमंत्री का विपक्ष पर। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हर व्यक्ति को सत्ता में बने रहने के लिए या सत्ता में आने के लिए ये कहना पड़ता है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अभियान चला रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन अभियान चलाती थी, उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान शुरू किया था, और आज सरकार में आने के बाद खुद भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच घिरे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी को भी अपनी सरकार बचाने के लिए, अपनी सत्ता बचाने के लिए, सरकार चलाने के लिए, दोबारा वोट लेने के लिए यह दावा करते रहना है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रहे हैं और तमाम भ्रष्टाचारी एकजुट हो रहे हैं, पोलराइज हो रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेना गलत नहीं है, लेकिन सेलेक्टिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। जहां जहां बीजेपी विरोधी सरकारें हैं वहीं पे ईडी और सीबीआई एक्टिव है, बाकी जगह जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर ईडी कभी नहीं जाती। बिहार में वर्षों से ईडी नहीं गई थी, लगभग 1-1.5 साल 2 साल से। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने सत्ता पलटी, वहां पर सीबीआई पहुंच गया। आज अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब रखते हैं और अपने आसपास एक पोलराइजेशन करना चाहते हैं, तो क्या कह रहे कि देखो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक पोलराइजेशन हो रहा है, जो भ्रष्टाचारी पोलराइज हो रहे हैं मेरे खिलाफ। तो क्या नीतीश कुमार भ्रष्ट हैं? और अगर ये भ्रष्ट हैं या थे तो इनके साथ 2.5 साल तक आप सरकार कैसे चला रहे थे? अभी इस बार और पहले भी कई बार आप सरकार उनके साथ बना चुके हैं। हाँ। उनको तो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में एनडीए की सरकार में मंत्री भी बनाया था। हाँ। तो ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि जो विरोधी है, सेलेक्टिव अप्रोच क्यों है भाई? जो आपके समर्थक है वो भ्रष्ट नहीं है, समर्थक आपके भ्रष्ट नहीं, विपक्ष भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये लाल बत्ती ईडी की अचानक तभी क्यों लगबुझ होने लगती है जब कोई आपसे दूर जाता है? देखिए, इस बात पे कोई सच्चाई नहीं है। मुकुल राय ज्वाइन किया था बीजेपी उन्होंने, तब भी उनके पास सीबीआई के पास जाना पड़ता था, उनको समन्स आते थे, बीजेपी में थे। अगर आपने क्राइम किया है तो आपको सीबीआई और ईडी और एजेंसीज अपना काम कर रही है। पहले प्रॉब्लम क्या थी? पहले की सरकारें जो थी, यूपीए की सरकार, वहां उसमें हम नहीं कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था केज पैरेट, मतलब इनके इशारे पे नाचती थी वो। आज सीबीआई की और बाकी एजेंसीज जो ईडी हो वो भी, ये सारे एजेंसीज को जो काम करना चाहिए था, जिसके लिए वो बनाई गई थी एजेंसीज, वो अपनी एजेंसियां अपना काम कर रही हैं बिना हस्तक्षेप के सरकार के, और उनको जो काम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं। ऐसे में भ्रष्टाचारियों को दिक्कत हो रही है, वो एकजुट होना चाहते हैं। अरे भाई, अगर आपको भारतीय जनता पार्टी के बारे में किसी की शिकायत है, किसी पे लगता है कि उसने भ्रष्टाचार किया है, तो आप भी कोर्ट के दरवाजे खटखटाइए, उसके खिलाफ सबूत लेकर आइए। आप जानते हैं अच्छे से कि पहले के सरकारों में रोज न रोज स्कैम होता था, एवरी सेकेंड डे स्कैम अनर्थ होता था। अभी कोई नहीं, ना कोई ऐसा स्कैम है, ना कोई भ्रष्टाचार है, बल्कि एक आम जीवन में जो लोगों के लिए अच्छा काम होना चाहिए वो सरकार काम कर रही है। सरकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार पूरी कर रही है, और हमारा निश्चय है और हमारा कमिटमेंट है देश की जनता से कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ काम करेंगे और उनको अंजाम तक पहुंचाएंगे। वो काम में एक साथ एकजुट हो जाए, जनता उनको हराएगी।
ये तो कहा कि उससे पहले भी सीबीआई के सामने मुकुल रॉय को पेश होना पड़ता था, उसके बाद वाली लाइन आप खा गए। उसके बाद में मैं कोई खबर ढूंढ रही थी कि उसके बाद क्या ईडी या सीबीआई का छापा पड़ा है मुकुल रॉय के यहाँ, क्या उनसे पूछताछ के लिए उनको समन भेजा गया है, क्या वो कार्रवाई हो रही है, मैं जानना चाह रही थी। पर वो लाइन आपने बहुत स्मार्टली खा ली, उसका जवाब दे दीजिएगा। ये दो चेहरे आप देख रहे हैं, बिहार में ये इच्छा प्रबल होती हुई दिख रही है आरजेडी की कि नीतीश कुमार वर्सेस मोदी एक बार आ जाए, पीएम बन जाए तो हमारे सीएम वाला रास्ता साफ हो जाएगा। क्यों शक्ति यादव जी? हमारा नेता कैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो, तेजस्वी जैसा हो, पर वो लाइन तो तभी ठीक हो पाएगी या सही हो पाएगी जब नीतीश कुमार राज्य छोड़कर जाएंगे। ऐसा कभी हो पाएगा? नहीं ना रूबिका जी, ऐसा नहीं है कि आप लाइन में आ जाएंगे तो आपके नारे देश की जनता नहीं लगाएगी, ऐसा नहीं है। सवाल वो नहीं है, जनता का ध्रुवीकरण है, पीपुल पोलराइजेशन है, और पॉलिटिकल पार्टियां बाद में आगे आ रही है। और देश में जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं ना, एक बात जान लीजिए, अब पूरे तौर पर मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जो है ना, इन दिनों भ्रष्टाचारियों की जन्नत की पार्टी है। इसलिए जन्नत की पार्टी जो जहां वहां जाते हैं ना, वो देवता बन के वापस आते हैं। एक दो उदाहरण नहीं है, उदाहरण शुभेंदु अधिकारी पूरे आपने दिखलाया, नोट गिनते हुए स्क्रीन पे आए, लेकिन जहां गए जन्नत में डुबकी लगाई, देवता बन के बाहर आ गए। नारायण राणे अब भ्रष्टाचार की बात कह रहे हैं, मैं मुकुल राय की नाम क्यों लूं, आप तो ले ही रहे हैं नाम। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पे हमला कर रही है, ये भ्रष्टाचार पे हमला नहीं कर रही है। हाँ। अभी भारतीय जनता पार्टी को परेशानियों का सामना आने वाले कल में पड़ेगा, इसलिए पड़ेगा कि पीपुल पोलराइजेशन के लालू यादव को जरा याद कीजिए ना, लालू यादव भूल गए क्या? लालू यादव को याद कीजिए। अरे भैया नहीं, लालू यादव का नाम याद नहीं आ रहा क्या? अरे भाई, वो कन्विक्टेड है, भ्रष्टाचारियों की जगह है, चार्जशीट होगी, पूरी भ्रष्टाचारी भाजपा है ना, चले गए भ्रष्टाचारियों का, पूरे देश के पूंजीपतियों को भ्रष्टाचार को वो गंगोत्री बना रखी है भाजपा के अंदर। आप जैसे लोग, आप जैसे उसी भ्रष्टाचार को संरक्षित करने के लिए रखी है ना। पहले मैं जानता था कि आपको परपराएगी, मैं तो सिर्फ मैं जानता था कि दुखते हुए नब्ज पर मैं हाथ रखूंगा तो आपको स्वाभाविक तौर पर कराने लगेगा। लालू यादव जी मैं जानता था। अच्छा, जफर इस्लाम साहब आपने नाम याद दिला दिया, लेकिन मैं चाहती हूं कि एक बार वो अपनी बात पूरी कर ले, क्योंकि जब वो कह रहे थे तब आपके बीच में कोई नहीं बोला था। तो शक्ति यादव एक बार अपनी बात पूरी कर ले। हाँ, लालू प्रसाद यादव क्यों भूल जाते हैं जब आप भ्रष्टाचार का जिक्र करते हैं? शक्ति यादव जी, अरे मैं इनको तो गिना ही रहा हूं, अभी क्यों आगे बढ़ गए? अभी तो थोड़ा बढ़ना ही शुरू किया हूं, दुखते हुए नब्ज पर हाथ रखा हुआ, ये करा गए। सवाल आपने शुरू किया कि पूरी पार्टियां एक गोलबंद हो रही है भ्रष्टाचार पर जब प्रधानमंत्री हमला कर रहे हैं। हमने कहा भ्रष्टाचार पे हमला नहीं है भैया, ये हमला देश पर है, लोकतंत्र पर है, संवैधानिक संस्थाओं पर है। और जब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस देश के अंदर में होगा, लोग चुप नहीं बैठेंगे। पूरे उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी की बाट लगेगी, 14 वाले 24 में नहीं आएंगे। महाराष्ट्र वाले भ्रष्टाचारी को सीने में लगा लियो, आपको अपने भ्रष्टाचारी नहीं दिखते। जफर भाई, खैर आपकी व्यवस्था को मैं समझता हूं, जिस चीज को अंगीकार किए हुए हैं आप, वो आपकी व्यवस्था हो सकती है, मेरी व्यवस्था नहीं है। नहीं, लेकिन शक्ति यादव जी एक बात बताइए ना, ये लोगों पर हमला कैसे हुआ? आप पश्चिम बंगाल में नोटों का जखीरा प्राप्त करते हैं, ये लोगों पर हमला कैसे हुआ? ये तो भ्रष्टाचार पर हमला हुआ ना। अगर आरोप पुख्ता तौर पर सबूतों के साथ वहां पर जांच हो रही है, छानबीन हो रही है, तो वो लोगों पर हमला कैसे हुआ? मैं जरा जवाब देता हूं। जवाब, अरे भैया वही तो पूछ रहे हैं, मैं वही बात तो पूछ रहा हूं कि ये दोहरी नीति क्यों? जिनके पर आप हमला, जिस पर हमला करने की बात करते हैं, जिनके खिलाफ एविडेंस सामने आता है, आपकी पार्टी में सदस्यता लेते हैं, वो व्यक्ति कैसे मुक्त हो जाता है? ये कौन सा पैमाना है कमल छाप की भाई? वो कौन सा सरोवर है जहां डुबकी लगाने के बाद सारे पाप धुल जाते हैं? जन्नत है, सरोवर है, गंगा है, वॉशिंग मशीन है। जफर इस्लाम साहब 30 सेकंड और उसके बाद मेरे दो और मेहमान। पोलराइजेशन नहीं है ये, तो फिर क्या है? पीपुल पोलराइजेशन है। और पीपुल पोलराइजेशन के आगे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपने आप को बिल्कुल समाप्त होता दिख रही है। अच्छा। और इनको स्वाभाविक है, डर होना। ठीक है, क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? 30 सेकंड, जफर इस्लाम साहब 30 सेकंड टाइमर, जवाब दीजिए शक्ति यादव जो कह रहे हैं।
देखिए, मैं तो बहुत सिंपल से तरीके से पूछ रहा हूँ इनसे कि भाई पहले तो जो कन्विक्टेड है, बाकी लोगों पे चार्जशीट हो, उन पे इन्वेस्टिगेशन हो, वो कोर्ट तय करेगी। आपको तो कोर्ट ने मुजरिम तय कर दिया है कि आप एक क्राइम कर चुके हैं, आप भ्रष्टाचारी हैं, और अब भ्रष्टाचारी पार्टी के प्रवक्ता आप होने के नाते आपको अपने भ्रष्टाचारी लोगों के बारे में याद रखना चाहिए, बताना चाहिए कि भ्रष्टाचार करने से देखो भाई कैसे जेल में रहना पड़ता है। लालू यादव बड़े नेता होते थे, लेकिन सिर्फ भ्रष्टाचार के कारण आज वो कहीं नहीं है। 30 सेकंड आपके ऊपर हो गए प्रदीप जी। दूसरी बात मैं कहना चाहता शक्ति हूं, यादव जी, आवाज एक सेकंड नहीं आ रही। नहीं, दूसरी बात अभी नहीं, अभी मेरे 2 और मेहमान सर, उसके बाद मैं आपका रुख करूंगी। प्रदीप सिंह साहब, आपको यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है? क्या एजेंडा सेट हो चुका है और क्या एजेंडा भ्रष्टाचार ही रहने वाला है? और अगर हाँ, तो वाकई ये तो विपक्ष वर्सेस बीजेपी हो जाएगा, और उसके लिए बीजेपी तैयार है। नहीं, वो तो हो ही रहा है। 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री ने जो बात कही कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार ये 2 बड़े मुद्दे होंगे आने वाले दिन, तो 2024 का एजेंडा को सेट कर। नीतीश कुमार विपक्ष के नेताओं में ऐसे नहीं आते जिन पर न तो परिवारवाद का आरोप है और न ही भ्रष्टाचार। ठीक है, तो इसलिए नीतीश कुमार जैसे ही आरजेडी के साथ गए, उनके ये दोनों प्लान कमजोर हो जाते। क्योंकि देखिए, IRCTC के घोटाले में जुलाई 2017 में सीबीआई ने FIR दर्ज की और अप्रैल 2018 में चार्जशीट फाइल कर। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने उस चार्जशीट का संज्ञान ले लिया। 2 रेलवे के अफसर हैं, इन 3 के अलावा 11 अन्य लोगों पर भी चार्ज है, जो हाई कोर्ट गए हैं कुछ टेक्निकल इशू को लेकर। वो भी रिजॉल्व हो गया है। इस महीने के आखिर में उसकी सुनवाई आगे होनी है, उसके बाद चार्जेस फ्रेम होंगे। अब ये जो सवाल उठता है बार बार कि क्या बीजेपी में सब दूध के धुले, या बीजेपी में जो जाता है वो दूध का धुला हो जाता है, बाकी सब जो है भ्रष्ट है। जैसे ही आप ये बात कहते हैं तो आप ये बात स्वीकार करते हैं कि जिनके खिलाफ एक्शन हो रहा है वो गलत नहीं हो रहा है, लेकिन बीजेपी में जो चले गए उनके खिलाफ नहीं हो रहा है, ये एतराज है, तो ये पक्षपात हो रहा है। मैं मानता हूं कि ये जो है ये पक्षपात की बात है कि जो बीजेपी में चला गया, अगर भ्रष्टाचार का आरोप है तो उसके खिलाफ जांच नहीं होगी, लेकिन जिनके खिलाफ हो रही सवाल ये है कि क्या वो गलत है, और जो लोग मिल रहे हैं उन पर परिवारवाद भ्रष्टाचार का आरोप है कि नहीं, वो गलत है सही है। कम से कम परिवारवाद का आरोप तो वो किसी अदालत में साबित होना नहीं है, वो तो स्वतः सिद्ध है। भ्रष्टाचार का आरोप अदालत तय करेगी। अगर झूठा केस बना रही है बीजेपी, फर्जी केस बना रही है, तो अदालत से उसको फटकार मिलेगी, वो बरी हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने किया है तो उसकी सजा मिलेगी। तो इसलिए अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। बीजेपी के लोगों को जरूर ये निश्चित रूप से इस बारे में पूछना चाहिए कि क्यों उनके पास जो लोग जाते हैं उनके खिलाफ उस तरह से कार्रवाई नहीं होती जिस तरह से विपक्ष के नेताओं के खिलाफ। ये संजय निरुपम भी पूछ रहे हैं, शक्ति यादव भी पूछ रहे हैं, और यही सवाल प्रवक्ता जेडीयू के भी पूछ रहे हैं। लेकिन शिवम त्यागी, यहाँ मामला इस लिहाज से आ गया है कि अब हम सब एक हैं वर्सेस मोदी है, लेकिन हम सब एक में वो चेहरा कौन? हमने वो तस्वीर देखी है, और मैं वो चाहती हूँ केसीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी वो जरा दिखाई जाए। कैसे वहां पर नीतीश कुमार बार बार कह रहे थे चलिए अब, लेकिन चल बे ना करी। समझ में नहीं आ रहा था कि होने क्या वाला है वहां पर। केसीआर पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अच्छा, इस जद्दोजहद में पास में बैठे हुए थे उप मुख्यमंत्री, उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा था कि नीतीश जी का साथ दूं या फिर केसीआर का। रुबिका जी, आपके पहले सवाल का जवाब यह है कि 2013 में समाजवादी पार्टी आतंकवादियों पे से कुछ केसेस वापस ले रही थी। कोर्ट ने कहा कि अभी तो इनसे केसेस वापस ले रहे हो, कल क्या इनको पद्म विभूषण दे दोगे? भारतीय जनता पार्टी में जो नेता आए उनके खिलाफ जितने भी केसेस हैं क्या वो वापस हुए? आप कह सकते हैं कि उन पर ईडी सीबीआई पहुंची या नहीं पहुंची, लेकिन ये तो एक सच्चाई है कि केसेस तो एज इट इज उन पर हैं। अब आपके सवाल पर आता हूं। आपने कहा कि इस पर क्या होगा,
जहां तक बात है विपक्ष के एक चेहरे की, वो होना लगभग असंभव है। उसका रीजन है महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा हैं। आज हम ऑलरेडी चुनाव के बहुत करीब हैं। एक जनरल इलेक्शंस के लिए इतना टाइम काफी नहीं है। आप किसी नेता से पूछकर देख लीजिए, यहां बैठे हैं माधव आनंद जी, आप इनसे पूछ लीजिए। आरजेडी के प्रवक्ता भी यहां पर हैं, इसके अलावा और भी प्रवक्ता हैं, आप किसी से पूछकर देखिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के अलावा कोई भी एक प्रवक्ता अगर ये कह दे कि मैं कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी या फिर इसके अलावा नीतीश कुमार जी या फिर ममता दीदी या फिर केसीआर या फिर अभी तो शरद पवार जी की बात ही नहीं हुई है, या फिर कोई एक भी नाम पर सहमत नहीं होगा। उसका रीजन है क्योंकि सबको लगता है कि कहां मौका हो जाए, जरा मेरी एक सीट एक्स्ट्रा आ जाए, तो मैं बन जाऊंगा। मैं ये करके देख लेती हूँ। शुरुआत करते हैं माधव आनंद जी आपसे, बताइए 2024 में चेहरा कौन? कि 2024 देखिए मैं ये पूछने से पहले शक्ति जी आपसे भी, संजय जी आपसे भी और माधव जी आपसे भी ये चैलेंज शिवम त्यागी दे रहे हैं कि आप तीनों में से कोई एक नाम तक नहीं ले पाएगा सिवाय जफर इस्लाम के कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस वक्त हैं वो चेहरा होने वाले हैं। आप तीनों नाम नहीं बता पाएंगे। माधव आनंद जी। रूबिका जी, 135 करोड़ की आबादी अपने देश की है और 135 करोड़ की आबादी में अगर बीजेपी या शुभम जी अगर ये बोलते हैं कि सिर्फ आदरणीय मोदी जी ही एक विकल्प के रूप में और दूसरा कोई प्रधानमंत्री बनने लायक ही नहीं है, तो ये दुर्भाग्य की बात है। नहीं आप समझे नहीं। हाँ, मैं बता रहा हूँ, सवाल ये है कि बीजेपी ने तो चेहरा आगे कर दिया कि ये है नरेंद्र मोदी वर्सेस हु, वो नाम मैं समझ गया। अब शुभम भाई ने बोला कि असंभव, शुभम भाई इंग्लिश में कहावत है इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज इट इज पॉसिबल। मेरे शब्दों पर क्यों जा रहे हैं? नहीं, मैं बता रहा हूं, पूछ रहा हूं नीतीश कुमार जी, मैं मान लेता हूं। अरे आप उनके प्रवक्ता हैं, आप तो खुल के बोल ही सकते हैं। कम से कम मैं क्या कहा कि प्रधानमंत्री का लक्ष्य जो है सो एक है, लक्ष्य यह है, लक्ष्य यह है कि बीजेपी को बाहर करना है। वो कैसे भी तो बीजेपी का लक्ष्य जब हम सब दाऊद इब्राहिम को प्रधानमंत्री बना देंगे, सब एक है, तो दाऊद इब्राहिम को पहला कर्तव्य, पहली ड्यूटी हम लोग की यह है कि जितनी विपक्षी पार्टियां हैं सब पहले एकजुट हो जाए। इस पर और समय एकजुट हो जाएंगे और समय व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। जवाब मिल गया। एकजुट ये तो पहले थे, निश्चित रूप से मतलब अपने ही नेता को प्रधानमंत्री के लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मेरे नेता का प्रधानमंत्री बनने का ऐसा कोई ख्वाब नहीं, उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंच से कहा है कि ऐसी मेरी कोई ख्वाब नहीं है। हाँ, राहुल गांधी, एज ए कार्यकर्ता, राहुल गांधी, एज ए पार्टी लीडर राहुल गांधी जरूर चाहते हैं कि जो उनके पास अनुभव है उस अनुभव का लाभ देश को मिले। आप मानते हैं राहुल गांधी काबिल नहीं है? धीरे-धीरे बात कर लेते हैं। राहुल गांधी काबिल है प्रधानमंत्री के? कौन काबिल है नहीं काबिल है वो तो कांग्रेस बताएगी। वो भी कैंसिल है। शरद यादव काबिल है? आप तो क्या, ये तो क्विज राउंड तो हो नहीं रहा है कि आपने से क्वेश्चन पूछेंगे। आपको मैं क्या क्या, जब लक्ष्य बड़ा हो, करोड़ के लोगों की आकांक्षा है, वो जानना चाहते हैं कौन बनेगा। आप भी बन सकते हैं प्रधानमंत्री, यही देश की खूबसूरती है, यही खूबसूरती। मैं 2024 में प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, ये मैं कहता हूं, मैं नहीं बन सकता। किसी एक मैं कहने लगूं रूबिका जी बन सकते, नहीं बन सकती। जब लड़ेंगे नहीं तो बनेंगे नहीं। ये देश को मत गुमराह कीजिए कि 135 बनाएंगे। माधव आनंद जी, शिवम त्यागी ने जो सवाल पूछा था वो मुझे लगता है वो बहुत चालाकी से वो ये सवाल पूछ गए कि जवाब आप तीनों में से कोई नहीं दे पाएगा। आप पहला राउंड मुझे लगता है हार गए, आप नाम नहीं बता पाए। संजय निरुपम जी, वही सवाल आपसे पूछ रही हूं कि क्या 2024 में वो नाम, वो चेहरा आप बता पाएंगे जो मोदी के खिलाफ संपूर्ण विपक्ष का चेहरा बनके लड़ पाएगा? देखिए, दो बातें महत्वपूर्ण है इसमें। पहली बात, हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सरकार है, गवर्नमेंट है। यहाँ कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन नहीं होता, क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ने, इसलिए व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ते, पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। तो ठीक है, बीजेपी ने बहुत ही इंटेलिजेंटली एक मोदी वर्सेस ऑल, मोदी एक चेहरा करके बना के दे दिया उन्होंने इस तरह से चुनाव लड़ा जैसे एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनने जा रही है। वो एक उनकी अपनी एक चालबाजी थी जिसमें वो कामयाब भी हुए। विपक्ष के लोग बिना वजह आपस में लड़ते झगड़ते रहे। जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है, लोकसभा, जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चुनाव होता है तो नंबर मायने रखता है। बहुत सारी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो जिस पार्टी के पास ज्यादा एमपी होंगे उसका नेता स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री सर्वानुमत। कंप्लीट कर ले दो, एक मिनट। हाँ, बता रहा हूं ना, थोड़ा पेशेंस रखिए ना, थोड़ा सा रखिए। तो कांग्रेस पार्टी आज भी, भले हम एक बुरे दौर से गुजर रहे हैं, मैं स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन एक पैन इंडिया पार्टी है जिसमें निश्चित तौर पर अगले लोकसभा चुनाव में अगर कोई सबसे बड़ा दल विपक्षी संगठन में निकल के आएगा, विपक्षी गठबंधन में निकल के आएगा, तो कांग्रेस पार्टी होगा। और हमारी तरफ से साफ साफ कहा जा चुका है कि हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री राहुल गांधी हैं।
परफेक्ट। राहुल गांधी के नेतृत्व में ही कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। हाँ। और विपक्ष के तमाम साथियों को हम साथ में लेना चाहेंगे। जो आएगा हमारे साथ ऑन बोर्ड, ठीक है, जो नहीं आएगा ना आए, ये उसका Absolutely। फैसला होगा। ठीक है। लेकिन राहुल गांधी इस समय मोदी के खिलाफ लड़ भी रहे। एक मिनट, मोदी के तमाम जो बुरे कार्यक्रम हैं, जिसमें महंगाई बढ़ रही है, भूखमरी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, देश का लोकतंत्र खतरे में है, सामाजिक मुझे जरा तानाबाना जवाब देने खतरे में दीजिए, है। मुझे जवाब इसके देने खिलाफ दीजिए। अगर इस देश में कोई संजय पूरी भाई ताकत से सर- लड़ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी लड़ रहे हैं। और इसलिए विपक्षी चेहरा अगर प्रधानमंत्री संजय पद जी, का कोई नहीं, उम्मीदवार हो संजय जी, सकता है देखिए, आप विपक्ष लड़ लड़ रहे रहे हैं। हैं, तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी। संजय जी, जरा- नीतीश कुमार नहीं लड़ रहे क्या, या ममता बनर्जी? मैं तो कह रहा मुझे हूं एक आपको, सवाल करने कांग्रेस दीजिए पार्टी की जरा, तरफ संजय भाई से से। देखिए ऐसा है, एक मिनट मजाक में बात ना करें, थोड़ा सा सीरियस हो जाएं। सीरियस बात यह है कि जिसके पास बड़ा आंकड़ा होगा उसका नेता प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मतलब होगा। अब राहुल गांधी जी पद प्रधानमंत्री बनने अब की नहीं है, स्थिति- फिलहाल ये तय हो गया है कि आ जिसके सकता पास है, जैसा अगर हिसाब नंबर बनेगा, वो 272 से प्रधानमंत्री ज्यादा है होगा। तो एक मिनट, नहीं सर, चेहरा तो होगा ना एक विपक्ष का। मिनट, जरा मुझे पूरी मैं बात जरा कर लेने जवाब संजय दीजिए, जी, आपने माननीय, रखी बड़ी है मेहरबानी बात, होगी। मैंने आपको पूरा टाइम दिया, लेकिन तो मैं वही बता रहा हूं ना। आप कह रहे हैं राहुल गांधी, पर राहुल गांधी पर क्या ममता बनर्जी मान जाएंगी? क्या शरद पवार मान जाएंगे? क्या केसीआर मान जाएंगे? क्या नीतीश बाबू अगर वो मान मानती जाएंगे? है, क्या बहुत अच्छा क्या सवाल, लालू प्रसाद बहुत यादव अच्छा मान सवाल जाएंगे? किया। नहीं, बहुत अच्छा, समझ में आया, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जहां पर जिन राज्यों में कांग्रेस डायरेक्ट मुकाबले में है वहां के किसी विपक्षी नेता से, निश्चित तौर पर वो नेता कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनका राज्य में उनकी पॉलिटिक्स खतरे में पड़ जाएगी। जैसे जरा- केसीआर जरा है, जवाब वहां देने डायरेक्ट के लिए- कांग्रेस वर्सेस केसीआर संजय चल जी, रहा है, तो अगर कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करें तो संजय खतरे जी, में पड़ जाएंगे। अभी तो आपकी एक मिनट, पार्टी में ही जो लोग सबसे नहीं भयंकर आएंगे, वर्सेस चल रहा है। शशि थरूर कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अध्यक्ष वर्सेस नॉन अध्यक्ष चल रहा है। पार्टी पहले अंदरूनी मसले पर लड़ ले और उसके बाद बाहर का। आप कह रहे हैं राहुल गांधी, ये आपके मन का कांग्रेस ही कह सकता है। एक लड़ने वाला कार्यकर्ता ये इच्छा जाहिर कर सकता है, लेकिन बाहर के लोग इसे मानेंगे कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। जफर इस्लाम कुछ कहना चाहते हैं, फिर शक्ति जी मैं आपका रुक जरा हाँ जफर जरा साहब। रुबैका जी हाँ। 10 सेकंड। मैं सवाल का जवाब दे दूं। हाँ, मैं संजय जी, आपके बस सवाल का आप- जवाब दे हाँ, रहा हूं संजय जी मैं आ रही हूँ आपके कि पास। देखिए जफर साहब। मैं तो कह रहा हूं कि अगर स्टूडियो में अभी संजय जी रहते और माधव आनंद जी और आरजेडी के ये तीनों एक साथ रहते तो आपको यहाँ पर अभी आपको फाइट दिख जाता है, सब आपस में लड़ जाते हैं। इसलिए कि तीनों को एक दूसरे के नेता पसंद नहीं है। ये कहने को कुछ भी कह दे, हकीकत तो ये है कि ऑपोजिशन अब ये राहुल गांधी को चाहे, राहुल गांधी कौन है भाई, कांग्रेस पार्टी के नेता है, लेकिन बाकी जो ममता बनर्जी यही कांग्रेस छोड़ के आई है। आपको देखिए बाकी पार्टियां जो है यही शरद पवार यही पार्टी कांग्रेस अरे पार्टी को जफर छोड़ के साहब, आए। आपने कोई तो नई ऐसे नई लोग राजनीति जो थोड़ी शुरू की है। परिवार से बिल्कुल राजनीति का परिवार से उसूल बिल्कुल क्या है? दुश्मन का दुश्मन नहीं, दोस्त, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो ये हाँ, लेकिन तीनों यहाँ तो- भले ही ये तीनों भले ही एक नहीं, दूसरे के यहाँ- नेता को पसंद ना करते हो, लेकिन दुश्मन को हराने के लिए ये अरे लोग साथ लेकिन- आएंगे, आ चुके हैं। आप लेकिन राजा मेरा ही होगा पार्टी का, रुबिका जी ये भी एक बिल्कुल। रियलिटी है। दोस्त अरे ठीक कितने है, भी को- लेकिन प्रधानमंत्री मेरी पार्टी का बनेगा या बनेगी? शक्ति यादव जी कितने नहीं, भी कोशिश शक्ति कर यादव ले। जी का मामला बिल्कुल अलग है। शक्ति यादव जी का राजा नहीं बनेगा, वो राज्य का सीएम बनेगा। शक्ति यादव जी ये तो एकदम क्लियर है ना मामला अपना वाला। तो रुबिका जी, आप लंबे समय से पॉलिटिकल चीजों को आप कवर कर रहे हैं। 4 में कौन था चेहरा? 2004 में कोई चेहरे नहीं थे, लेकिन चेहरे स्थापित हो गए। समय सब करा देता है, देश की मांग होगी, समय का इंतजार। देखिए, राजनीतिक जो विश्लेषण का जो आपने स्तर रखा है ये बिल्कुल अच्छी है, लेकिन अगर कोई राजनीतिक विश्लेषण करने वाला व्यक्ति निष्पक्षता के बजाय पक्षपाती बन जाता है तो उसकी पार्टी की धब्बा लग जाती है। हम उन विषयों पर नहीं जाना चाहता, मेरा इशारा रुबिका जी समझ गए होंगे, लेकिन सवाल अभी हमको नहीं, जिस तरफ था वो भी समझ गए, उनकी भी 32 आंख वो दिखाई देने लगी। नहीं नहीं शक्ति जी, मैं तो आप जहाँ इशारा कर रहे थे उस इशारे को जरा और सीधा कर रहे हैं। हाँ प्लीज रुबिका जी, हमको कहा गया कि भ्रष्टाचारी पार्टी के प्रवक्ता है, खुद बलात्कारी पार्टी के प्रवक्ता है, जो गुजरात के अंदर में जिनको सजा मिली संस्थागत रेप के मामले में, उसको ये माफीनामा दे डाइवर्ट कर गए दिए, आप जाकर के माला पहना दिए। रुबिका जी का ये सवाल तो डाइवर्ट बलात्कारी, कर गए आप। ये बलात्कारी पार्टी के प्रवक्ता बन गए। नंबर 1। नंबर 3 पे आ जाइए। हमने कहा कि देश की पॉलिटिकल पार्टियां जो अरे समान भाई विचारधारा वाले हैं, लालू यादव वो के बारे देश में की- बताओ।
अरे देश भाई की रुक जनता जाओ। को अरे कन्विक्टेड, बताओ। कुछ कन्विक्टेड अरे लोग रुको बताता हूँ। राजनीति में, उसमें लालू अरे यादव जी बताता का हूँ एकदम सुर्खियों में नाम आता है। अरे सुर्खियों में बताता हूँ नाम मिस्टर आता- जफर सुर्खियों में नाम आता है। मैं जानता हूँ, बताता हूँ। अरे मैं बताता हूँ अरे मिस्टर जफर इस्लाम बोलने से, भ्रष्टाचारियों कह रहे, मिस्टर अरे जफर सुन लो, इस्लाम बोलने से कुछ राकेश नहीं होगा। साहब, अरे सुनो तेजस्वी यादव पहले पूरा बात परिवार सुनो। के बारे में मालूम पहले है, बात पूरे सुनो। परिवार को जफर इस्लाम बोलने अरे से पूरे क्या परिवार का करप्शन मालूम पूरा है? परिवार- या आप बैठ के क्या पूरा- बकबक कर रहे पूरा हो? मोदी परिवार के बारे में लेके जान घूम लो, जाओ। क्या पूरा अडानी दिखा दे, परिवार लेके क्या घूम कितने जाओ। कितने क्राइम पूरा अडानी कितने परिवार लेके घूम करप्शन जाओ। क्यों? अरे क्यों? कितने क्यों करप्शन में इतनी फंसे हुए कड़वाहट हो? लग गई? पूरा तेजस्वी यादव सच से लेके सुनने की- उसकी सच बहन सुनने से की लेके आदत डालो। उसके भाई से लेके बाप सच से लेके सुनने की माँ आदत से डालो। लेके तुम अपने- बाबू से तुम लेके अपने बाप भगना पे से लेके देखो। सभी तुम लोग अपने तो दादा को सभी देखो। लोग तो पड़े हुए हैं। भाषा का Corruption- इस्तेमाल करने पर corruption- नहीं ऐसा मत Very कीजिए। true, जफर sir. इस्लाम, Corruption- शक्ति यादव जी, Sir, प्लीज corruption- प्लीज आई रिक्वेस्ट, ये निर्लजता है इसकी। आई रिक्वेस्ट बोथ ऑफ यू, आप ये- दोनों ये- बहुत ये- सज्जन, नहीं आप वो दोनों बाप बहुत सज्जन बेटा लोग सब- हैं। रुबिका नहीं जी, मैं प्लीज शक्ति इसकी यादव भाषा जी, की मर्यादा तोड़ रहे हैं। शक्ति यादव जी आपने ये- कभी ये भी क्या है? मर्यादा यहाँ क्रॉस नहीं तो की है। मर्यादा क्या, बाप बेटा दोनों नहीं, दोनों एक सेकंड, दोनों ने एक सेकंड, corruption जफर नहीं किया इस्लाम है। साहब, जफर बाप इस्लाम corruption साहब, करके हाँ, बैठा, ठीक बेटा है। corruption जफर करके बैठा है। इस्लाम साहब, किसी का प्लीज, जाति प्लीज, है, प्लीज, प्लीज, किसी का प्लीज। CBI में केस है, जफर इस्लाम कोई साहब, convicted है, आप समझ और तुम रहे मेरे हैं, बाप दादा क्या बोलते हो? इस वक्त हम लोग तो जो पढ़े- टीवी पढ़े देख लिख के रहा आगे बढ़े है, हैं। आपके ये जो इस तरह की व्यूअर्स बात होती है। हैं, एक सेकंड, शक्ति यादव जी और जफर इस्लाम साहब की निर्लजता भरी बात आवाज करते कम हैं। कीजिए, एक इस तरह की क्या सेकंड, बात एक सेकंड, आप दोनों की आवाज, आप दोनों इस बात को समझिए। देश में इस वक्त जो डिबेट अब बच्चे भी देखते हैं, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि घर में बड़े डिबेट देख रहे हैं, अब पूरा परिवार मिलकर डिबेट देखता है और आप लोग क्या क्या सामने रिफ्लेक्शन देने की कोशिश करेंगे, इस बात को समझिए। आपको मतभेद है, रखिए, जितने कड़े शब्दों में रख सकते हैं, लेकिन पर्सनल अटैक नहीं करेंगे, मर्यादा भाषा की आप नहीं तोड़ेंगे, ये मैं अपने शो में नहीं होने दूंगी, क्लियर हूं। देखिए लगभग 45 मिनट से हम बहस कर रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष की तरफ से यहाँ रिप्रेजेंट करने वाले 3 अलग अलग चेहरे हैं, वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि 2024 तो भाई हमारा होने वाला है, जनता त्रस्त हो चुकी है। प्रदीप जी, ये कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है? मतलब वो एक सिंपल सा सवाल था, उसका जवाब मेरे तीनों मेहमान क्लियरली नहीं दे पाए। संजय निरुपम ने कह दिया कि भाई हमारा नेता तो राहुल गांधी होने वाले हैं, जो उनके नेतृत्व में पार्टियां आ जाएंगी चुनाव लड़ने के लिए, हम उनके साथ हो जाएंगे। लेकिन ना शक्ति जी क्लियरली कह पाए और ना ही जेडीयू के हमारे माधव आनंद क्लियरली कह पाए। तो फिर ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? कैसे ये एक बार फिर से कुनबा जुड़ेगा? नहीं, ये काल्पनिक कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस कितना है ये नीतीश कुमार जी और केसीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पटना में, उसमें दिख गया। लोगों ने पूछा कि क्या आप नीतीश कुमार का नाम आगे बढ़ाएंगे, तो उन्होंने कहा मैं कैसे कह दूं, मैं कहूंगा कोई विरोध कर देगा। तो फिर तो देखिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि विपक्ष में किसी नाम पर एका नहीं हो सकता। मैं संजय निरुपम जी की बात से 2 बातों से सहमत हूं। एक, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में नंबर का मतलब, जिसके पास संख्या जितनी ज्यादा होगी उसका नेता हो। लेकिन आजकल जो ट्रेंड है उसमें ये भी होता है कि छोटी पार्टी का नेता भी मुख्यमंत्री बन जाता है। तो प्रधानमंत्री बनने में आप देखिए, जिस तरह से गुजरात साहब बने थे, वो उनके पास कितने एमपी थे। तो ऐसे भी दृश्य होते हैं, या चंद्रशेखर जी बने थे तो उनके पास कितने एमपी थे। दूसरी बात उन्होंने जो कही कि राहुल गांधी उनके नेता है, बात तो सही है, लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार हो तब ना। 3 साल से पार्टी कह रही है अध्यक्ष बन जाइए, बनने को तैयार नहीं। 8 साल से पार्टी कह रही है कि लोकसभा में नेता बन जाइए, बनने को तैयार नहीं। तो जो व्यक्ति जिम्मेदारी लेने को ही तैयार नहीं है, उसको बाकी पार्टियां मिलकर नेता बना दें, प्रधानमंत्री बना दें, ये कैसे हो पाए? ये बात ठीक है कि कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र नेशनल पार्टी है विपक्ष में, हाँ, उसी के एमपी ज्यादा आएंगे, इसकी पूरी संभावना है। हाँ। लेकिन राहुल गांधी को लीडरशिप के लिए आगे तो आना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेने के लिए तो तैयार होना पड़ेगा। संजय जी, तो इसलिए जो है, देखिए, इस तरह की बातें कि सब मिल जाएंगे तो पलट जाएगा, ये मैंने थोड़ा नहीं काल्पनिक देखा कॉन्फिडेंस है। जब ग्रैंड अलायंस बना था, राहुल गांधी खुद अपनी सब- पार्टी की जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे हैं, वो देश की जिम्मेदारी कैसे लेंगे, और उसके लिए बाकी पार्टियां कैसे तैयार हो पाएगी? देखिए, राहुल गांधी हर राज्य के चुनाव में मुख्य तौर पर प्रचार करने के लिए जाते हैं, पार्टी का नेता होने के नाते, प्रमुख नेता होने के नाते।
अभी 7 सितंबर से जो भारत जोड़ो एक पदयात्रा शुरू हो रही है, वो उनके नेतृत्व में, बल्कि वही पदयात्रा कर रहा है जिसमें 3,500 किलोमीटर चलेंगे और लगभग 90 दिनों तक की पदयात्रा है। और रह गई बात कांग्रेस अध्यक्ष बनने का, हम सब चाहते हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने, चुनाव लड़े, और चुनाव की प्रक्रिया अभी चल रही है। बाकी पार्टियों की तरह नहीं है कि बगैर चुनाव, बगैर किसी प्रक्रिया के कोई भी आदमी अध्यक्ष बन जाता है, कोई नॉमिनेशन नहीं होता। हमारे यहाँ एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत आपने सुना होगा कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की तारीखें घोषित हो गई हैं। हाँ, अभी अखबारों में इस तरह से छप रहा है या एक अफवाह उड़ा दी गई कि राहुल गांधी ने मना कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और उनके खिलाफ एक मिनट प्लीज राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे और उनके खिलाफ कांग्रेस के किसी भी नेता को चुनाव लड़ना अध्यक्ष पद का तो बिल्कुल लड़े, और उसके बाद तो चुनाव में हम सब मिलकर के चाहेंगे कि राहुल गांधी चुनाव जीते और कांग्रेस का अध्यक्ष बने। तो ये जो एक प्रश्न है या एक दुविधा की स्थिति खड़ा की जा रही है विपक्ष के कुछ नेताओं की तरफ से कि ये नेतृत्व, पार्टी का नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सच है कि राहुल गांधी सहर्ष पूरी ताकत के साथ और सहजता के साथ पार्टी का नेतृत्व समझदार राजनेताओं में से एक है, कोई विपक्ष का आदमी नहीं है। G23 विपक्ष नहीं है, आनंद जी विपक्ष नहीं है, मनीष जी विपक्ष नहीं है, गुलाम नबी आजाद विपक्ष नहीं है। हाँ, ये तमाम लोग जो आज ये कह रहे हैं शशि थरूर विपक्ष नहीं है। एक मिनट, मैं आता हूं उस विषय पे बहुत अच्छे से बोल सकता हूं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आपके पास वक्त नहीं है अभी। तो कभी इस विषय पे अगर चर्चा करना चाहें कि हमारे पार्टी के अंदर जो विक्षुब्ध नेता हैं, गुलाम नबी आजाद हो या बाकी और जो नाम आप ले रहे हैं, उन नेताओं की क्या भूमिका है और उन नेताओं ने इस प्रकार की भूमिका क्यों ली है, और वो राहुल गांधी के खिलाफ है या पार्टी की जड़ खोदना चाह रहे हैं या किसी बीजेपी के नेताओं के इशारे पर या बीजेपी का एक बड़ा प्लान का हिस्सा है, इस पर आप चर्चा कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक बहुत 1-2 लाइन में चर्चा करना, मुझे लगता है इस विषय परेशान तो आप भी पार्टी से हैं, आपकी भी बड़ी नहीं सुनी जा रही है, कई जगह आपने भी अपना दुख प्रकट किया है। आज की तारीख में आप ये कह सकते हैं कि नहीं वो विक्षुब्ध है, वो ये है, वो है, आपकी भी तो बड़ी शिकायतें हैं ना पार्टी से। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ये अकेले कांग्रेस पार्टी है कि कांग्रेस में रह के भी कांग्रेस के किसी मुद्दे पे, कांग्रेस के किसी फैसले पे हम अपना विरोध प्रकट कर सकते हैं और उसके बाद भी पार्टी में रह सकते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में मोदी सरकार के किसी फैसले के खिलाफ कोई नेता खुल के विरोध करेगा और वो पार्टी में जिंदा रह सकता है? क्या बाकी जो अपने समाजवादी पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी है, बाकी तमाम, ममता बनर्जी की पार्टी ले लीजिए, उस पार्टी के नेता कभी अपने प्रमुख नेता के किसी या पार्टी के किसी फैसले के खिलाफ बोल के जिंदा रह सकते हैं क्या? हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। संजय जी, मैं तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं हूँ, लेकिन जितना दूर से आपको देखकर समझ पाई हूँ, आपको नहीं, मैं जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज को और पॉलिटिशियन को, ऐसे में क्या होता है कि वो पॉलिटिशियन तो जिंदा रहता है लेकिन पार्टी मर जाती है, क्योंकि फिर आप हर मुद्दे पर परेशानी होते रहते हैं, आपकी सुनवाई नहीं होती है, आप पार्टी के लिए फिर काम नहीं कर पाते हैं, आप परेशान होते रहते हैं, आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही होती है, इसलिए पार्टी को नुकसान बड़े लेवल पर हो रहा होता है। तो आप तो जिंदा रहते हैं, पार्टी मर जाती है, और इस वक्त पार्टी को वही दिक्कत हो रही है। बहरहाल आप सही कह रहे हैं, मुझे इस मसले पर आपसे आगे लंबी चर्चा करनी चाहिए, वक्त की सच में कमी है आप जो कह रहे थे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो मोदी के खिलाफ क्या ये पोलराइजेशन पॉलिटिकल है या जैसा शक्ति यादव कह रहे हैं अब ये पीपल पोलराइजेशन हो चुका है? देखिए क्या होता है 2024 में। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।